खर्च और लेन देन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसकी समझ होना, इसके थोड़ी भी समझ न होने से परिवार और व्यवस्थाओं पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में अर्थशास्त्री प्रोफेसर श्रीकांत पांडे सर को आमंत्रित करता हूं और उनसे जानते हैं कि अर्थशास्त्र का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है अपने दैनिक जीवन में। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मूल बिंदु के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। और आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, तो हम कुछ सवाल जो दर्शकों के काम आवे अर्थशास्त्र से संबंधित, अपना परिवार चलाने और अपना करियर बनाने के लिए, इसी संबंध में हम आपसे कुछ प्रश्न का उत्तर चाहेंगे। जी, पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय पारिवारिक परिवेश में अर्थशास्त्र की पढ़ाई युवकों के लिए क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है, और आम जन को इसकी समझ उनके परिवार में क्या लाभ दिला सकती है उसको। देखें, मानव व्यवहार का ही एक पहलू है आर्थिक व्यवहार इंसान। जी जी जी। और बड़ा मौलिक पहलू है जी। दरअसल हम शुरुआत ही यूं करते हैं कि आदमी की आवश्यकताएं तो खैर अनंत असीमित हैं जी, लेकिन उसकी तुलना में संसाधन अपेक्षाकृत कम होता है जी। और संसाधन जो है उसका चाहे जिस तरह से प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। जी। तो उस दृष्टि से चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो और चाहे पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया सबके समक्ष ये मौलिक समस्या है। इन्हीं तीन परिस्थितियों के भीतर आर्थिक क्रिया इंसान करता है। आवश्यकता उसकी ज्यादा होती है जी, तुलना में संसाधन उसके पास कम होते हैं, और जो संसाधन है उसका अनेक प्रयोग होता है। तो सच कहें तो चॉइस मेकिंग यहीं से खड़ी होती है जी। चुनाव की प्रक्रिया खड़ी होती है। तो यह बात परिवार पे भी लागू होती है और समाज पे भी लागू होती है और राष्ट्र पे भी लागू होती है, पूरी दुनिया पर लागू होती है। दूसरी भाषा में कहूं तो आज की मौलिक समस्या ही पूरी दुनिया का ये है कि आवश्यकता ज्यादा है, संसाधन कम है, और जो है उसका अनेक प्रयोग है। तो परिवार में भी आय की अपनी एक सीमा होगी। जी जी। तो गांव में बड़ी पुरानी कहावत है कि भाई पैर उतना ही फैलाइए जितनी चादर हो। तो मैं तो यही संदेशित करना चाहूंगा कि भाई बाजार तो भरी पड़ी है, बाजार में जाइए तो सारा सामान आपको आकर्षित करता है, लेकिन अभी भी मेरी सलाह यही है कि आप अपने पॉकेट के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को संयमित रखेंगे तो सुखी रहेंगे। और शास्त्र यही कहता है। चलिए, बहुत अच्छी, मतलब आज के युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा उपदेश है ये। कह सकते हैं आप कि भाई अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखो और हिसाब से चलो, इसके अलावा और कोई। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज के युवा जो है 2 लाख 3 लाख इतनी सैलरी पा रहे हैं, और महीने के लास्ट में पता चलता है कि चुक जाता है, खत्म हो जाता है। पापा जब 10,000 हमको पेटीएम कर देते, मेरे अकाउंट में भेज देते। तो अब देखें, ऐसा है कि जिस तरह का अर्थतंत्र खड़ा है इसको पूंजीवाद कहते हैं। तो अर्थतंत्र जिस तरह से खड़ा है तो वो तो स्वाभाविक है कि डिमांड ओरिएंटेड पूंजीवाद होता है। वो तो आपको विज्ञापन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यहां से वहां से सामान वो चाहता है कि आपके घर तक जाए। लेकिन अब हमको ना निर्णय करना है कि हम अपने अंदर ले आवे कि न ले आवे, हम अपने अंदर ले आवे या न ले आवे। ये मसला हमारे ऊपर निर्भर है। सच तो ये कहें हम कि टोटल समाज का इतिहास तो आवश्यकता के विस्तार पे ही रहा है। इच्छाओं की संपूर्ति का इतिहास ही मानव सभ्यता का इतिहास है। अन्यथा हम आदिम युग में होते, बैलगाड़ी ही रहती, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से जहाज तक की हम यात्रा नहीं करते। अच्छी सड़क, पुल, सारी चीजें सब हमारे आवश्यकताओं का। लेकिन यदि आप परिवार को कहें कि यूनिट बनाएं
जी। तो परिवार ही नहीं, राष्ट्र को भी ये यूनिट बनानी पड़ती है। राष्ट्र के समस्त भी आवश्यकताएं ज्यादा उनकी हैं, अनेक तरह के उनके नीड्स हैं, संसाधन उनके भी कम है जो उनके आय के स्रोत हैं जी। तो उसके भीतर वो यही निर्णय लेते हैं कि हम किस क्षेत्र में कितना हम रिसोर्स को अपना हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। सेम चीज परिवार पे भी लागू होती है। परिवार पे भी लागू होती है कि आप अपने आय के हिसाब से अपने को समन्वित करिए, अन्यथा बाजार तो खुला पड़ा है आप जाइए और यदि हविस बढ़ी आपकी, संसाधन आपके पास उतना नहीं है तो आप फिर गैर सामाजिक कार्यों की तरफ आप जाएंगे, नॉन सोशल एलिमेंट आप हो जाएंगे। हमको रहना एक पारिभाषिक दायरे में। जी, बहुत अच्छा सर। ये तो जानकारी मतलब अति उत्तम है लोगों के लिए कि इस तरीके से अपने आप को संतुलित करके चलें। एक और उसमें कुछ पोर्शन बाकी था प्रश्न के, आपका लास्ट वाला कुछ था क्या? हाँ, कि उसमें तो ये सब पूरा हो गया। कि जैसे अपने परिवार को उसका क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो भाई जब आप अपने आवश्यकताओं को संकुचित कर देंगे, एक सूत्र यही है, तो लाभ मिलेगा, यही है जी। दूसरा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के कुछ मूल बिंदु जो परिवार चलाने और समाज में अपना उचित स्थान बनाए रखने के लिए जरूरी है। अर्थशास्त्र के कुछ मूल बिंदु जो परिवार चलाने और समाज में उचित स्थान बनाए रखने के लिए जरूरी है। मूल बिंदु तो पहले प्रश्न में जो उत्तर मैं दिया हूं उसी से निःसृत हो रहा है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। सामान्यतया ये माना जाता है कि जो आय कमाइए पूरा खर्च मत करें, कुछ बचत के रूप में भी आप रखें। और आगे कुछ सवाल करेंगे तो उसके जवाब में हम और आगे फिर आपको बात बताएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अपने संकट काल के लिए जो कुछ भी आपकी जो आय के आपके अपने स्तर हो, कोई बहुत बड़े स्तर वाले आय वाले हों, कोई छोटा वाला है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, सबको मेरी एक सलाह है कि जो कुछ आप अर्न करें पूरा आप खर्च ना करें, उसमें तो शायद कुछ बचा के अपने लिए रखें तो आप सुखी रहेंगे। और सुखी इस सेंस में कि है ना वो रहीमन वे मर गए जो कोई मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जो जिनके मुख से निकले ना है जी। तो उचित यह है कि देखें समाज में हमको रहना है तो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ख्याल करना है, सबकी अपनी। ऐसे में अपने को इस तरह से हम रखें, आय का चाहे जो स्तर हो, कि यदि कोई संकट काल भी आए तो अपने आय का कुछ हिस्सा हम बचा कर रखेंगे तो हमें किसी के यहां जाकर के याचना नहीं करनी पड़ेगी और नहीं करनी पड़ेगी। जिस समय हम याचना करने जाते हैं उसी क्षण हम बहुत छोटे हो जाते हैं और सामने वाला देने वाला हमको बहुत अच्छी निगाह से तो नहीं देखता। तो मेरी तो सलाह यही है कि चाहे जो आपका आय का स्तर हो, कुछ आप उपभोग पर खर्च करिए और कुछ आप बचा करके रख लीजिए अपने भविष्य के संकट के लिए। चलिए, ये भी बहुत अच्छा सुझाव है लोगों के लिए और सबके लिए। जी। अच्छा, अर्थशास्त्र की समझ न होने का दुष्प्रभाव परिवार के ऊपर क्या क्या पड़ता है? ये देखिए, इसमें तो मेरी दृष्टि ये है कि अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज है जी कि वो बिना पढ़े ही सबको समझ आ जाती है। हाँ, लेकिन देर समझ में आती है। बिना पढ़े समझ में आ जाती है। अगर आप बता देंगे तो पहले समझ में आ जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ता पढ़ाता हो। जैसे हम एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में एक अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, व्हाट इज द मोटस ऑपरेंडी ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे इंटरकनेक्टेड, उसका अर्थव्यवस्था के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी मानव व्यवहार का अवलोकन करके सिद्धांत बनता है जी। उन सिद्धांतों को हम क्लास में डील करते हैं। हम कोई किसी इंडिविजुअल को नहीं डील करते। हाँ। इंडिविजुअल का हम उदाहरण लेते हैं कि इंडिविजुअल कैसे व्यवहार करता है। तो मेरी समझ ये कहती है कि क्या संदर्भ था, देखिए मैं खुद संदर्भ यह था कि अर्थशास्त्र की समझ मेरी समझ ये है जी कि जिन परिस्थितियों में हम आर्थिक क्रिया करते हैं वही मूलभूत परिस्थिति है। किसी के समक्ष कोई आपसे ज्यादा धनी है, ज्यादा पैसे वाला है, तो उसके
बताइए किसी को पैसा कहाँ ज्यादा महसूस होता है? सबको कम ही रहता है, कितना कमा ले। किसी वस्तु के उपभोग से आप संतुष्ट हो लेंगे फॉर द टाइम भी, लेकिन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कभी शून्य नहीं होती है। नहीं होती है। मान लो आती गई तो आवश्यकताएं अनंत हैं, अनंत है। सारी आवश्यकताएं आपने चलिए फुलफिल कर ली, एक ये भी आवश्यकता है कि पूरी दुनिया का भ्रमण करें, हाँ, तो पैसा तो कम पड़ जाएगा आपका। खाली अमेरिका चले जाइए, पता चला कि एक 10-20 लाख रुपया जाने आने में, थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने में और वहां घूमने में आपका खत्म हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हम ये मान के चलते हैं कि पैसे की सीमांत उपयोगिता कभी शून्य नहीं होती। मान लो भूख आपको लगी है, अन्न खा लिए तो तत्काल तो आप संतुष्ट हो ही लिए उससे, उस समय उसकी जरूरत आपको नहीं, फिर समय टलेगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, अलग बात है। तो पैसे की उपयोगिता कभी, सीमांत उपयोगिता कभी शून्य होती नहीं। सवाल मिस कर जाना। देखिए फिर सवाल ये कि इसका क्या दुष्प्रभाव परिवार में पड़ता है? इसका क्या दुष्प्रभाव परिवार? दुष्प्रभाव तो वही है जो मूलभूत बात है कि यदि अपनी आवश्यकता से ज्यादा हम खर्च करेंगे, अपने चादर से ज्यादा अपना पैर फैलाएंगे, तो स्वाभाविक है कि तरह तरह की सामाजिक विकृतियां आप में आएंगी। आप कहीं कर्ज लेंगे, कहीं और सारी चीजें करेंगे। इसके संदर्भ में मैं एक बात और कह लूं, बहुत तरह की और सामाजिक बुराइयां लोगों में मैं अक्सर देखता हूं। जो लोग श्रमिक वर्ग के लोग हैं, रिक्शा पुलर हैं, लेबर हैं, बेलदार हैं, ये कमाई तो दिन भर में श्रम करके करते हैं, लेकिन अपने कमाई का 3/4 हिस्सा वो शराब पी लेने में या अन्य चीजों में खर्च कर देते हैं। तो उनके पास तो उसकी समझ बिल्कुल है ही नहीं है कि कैसे हमको रहना चाहिए। तो फिर सवाल वही जहां का तहां आ जाता है कि हम जो कुछ आय कमाएं उसको हम, अब यदि भारतीय चिंतन शैली में आपसे मैं बात करूं जी, भारतीय चिंतन शैली में बात करूं तो यूरोपियन लोगों का तो मत है कि आवश्यकता को बढ़ाते जाइए, प्रकृति का दोहन करते जाइए, यही विकास का क्रम है, यही सभ्यता का परिचायक जी। हम लोग के यहाँ एक धारणा थी, बहुत पुरानी बात कही जाती है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। प्रोफेसर जेके मेहता एक बहुत बड़े नोटेड अर्थशास्त्री हुए, गांधीयन अर्थशास्त्री थे जी। तो उनकी अंग्रेजी में ना बल्कि हिंदी में कहना उचित होगा मुझे, वो तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के उस पक्ष का अध्ययन है जो इंसान को आवश्यकता विहीन अवस्था तक ले जाए। आवश्यकता विहीन अवस्था तक ले जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो व्यवहार में संभव नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो भौतिकवादी युग है जी, बड़ा मुश्किल है अपने को, हम एक तरह से बाजार में फेंक दिए गए हैं और जैसे कठपुतली नाचती है उस तरह से हम नाच रहे हैं। तो नाचने का मतलब कि या तो प्रवाहपतित हो जाइए आप, प्रवाहपतित होने का मतलब कि बातें रहिए, या फिर कहीं तो ठहर के सोचेंगे तो ठहर के सोचेंगे तो फिर बात वही आती है घूर फिर के कि भाई अपने संसाधन के हिसाब से अपने को आप व्यवस्थित करिए और कोई दुर्व्यसन आप में ना हो। ज्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छे से अच्छे परिवार में बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनके परिवार में एक ही दुर्व्यसन वाला व्यक्ति निकल जाए तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से संदेशित यही करना चाहूंगा कि दुर्व्यसन से आप बचिए। और मेरा अगला प्रश्न आपसे यह था कि आज के युवा इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत से क्षेत्रों में नौकरियों के लिए बहुत सी डिग्रियां लेते हैं, इकोनॉमिक्स उनका पसंदीदा सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है? देखें, इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज कहा जाता है। अर्थशास्त्र समाज विज्ञान का की रानी मानी जाती है। कारण यह है कि पहली मनुष्य की क्रिया आर्थिक क्रिया होबे करेगी, खाना और जीना। तो खाने पे जिंदगी चलती है और जीना खाने से जुड़ा हुआ है, तो खाने का जो इंतजाम करते हैं वही ना आर्थिक क्रिया है। जी जी जी। जो भी व्यवसाय करें आप, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो हुआ यह है दरअसल कि पहले बहुत सिंपल एक समय था कि आदिम युग जिसको कहा जाता है एक तरह से कि लाखों लाख वर्ष पहले की ये बात हुई। मानव सभ्यता का इतिहास देखेंगे तो यायावर की जिंदगी थी, खाना बदोश की जिंदगी थी, लोग नंगा घुमा करते थे, निजी प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज उस जमाने में नहीं थी। बड़ी सिंपल क्रिया थी, मजबूत इंसान कमजोर इंसान को मार के खा भी जाता था। फल पेड़ से गिरा है खा लिए,
वैल्यू एडिशन नहीं था। जैसे आटा या कोई सम आटा तो कंसेप्ट ही बनता है, जो कुछ मिला यथावत उसी रूप में उसका हम ग्रहण कर लिए। तो बड़ी सिंपल आर्थिक क्रिया थी। विकास के क्रम में, या यूं कहा भी जाता है कि जब विकास होता है तो अर्थ संरचना, समाज संरचना दुरू होती जाती है, सरल से दुरू होती जाती है। तो सरल से दुरू हो गई आज की आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था। और मोर ओवर हम खाली ये कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था ना, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति हो गई है। हो गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति 1750-1850 के बीच में इंग्लैंड में 100 साल आज तक वहां हम नहीं पहुंच पाए। 1750-1850 के बीच में इतनी तीव्र गति से वहां औद्योगिक विकास हुआ कि उसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इंडेप्टेड टू इंग्लैंड रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगिक विकास के संदर्भ में अन्य देश उसके ऋणी है इस मामले। तो आज की अर्थव्यवस्था बहुत दुरूह और एक चर दूसरे चर से इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में सिद्धांत भले हम जानते हों, बहुत स्पष्ट रूप से कोई हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते। ये ऐसा होगा तो, लेकिन ये फैक्टर हो सकता है कि बदल जाता, ऐसा नहीं होगा। वो फैक्टर बदल जाता, ऐसा नहीं होगा। तो अब स्टैटिस्टिकल जमाना आ गया, साइंस विज्ञान का जमाना है। तो इसमें सांख्यिकी, मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब घुस गई हैं और रोचक नहीं है। एक अर्थव्यवस्था के संचलन को, एक अर्थव्यवस्था के संचलन को हम डील करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खड़ी हो जाती है, कहीं स्टैटिस्टिक्स खड़ा हो जाता है, मैथमेटिक्स खड़ी हो जाती है, तो स्वभावतः ये दुरू हो जाती है। और हम मूलतः अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं एक अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, विकास कैसे होता है, विकास के कौन कौन तत्व होते हैं, हमारा विषय यही है। लेकिन प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट में ये सारे मीन्स आ जाते हैं तो ये सब्जेक्ट दुरू हो जाता है। तो दुरूहता के चलते और कुछ गणित वणित के प्रयोग के चलते अक्सर लोग इसको पढ़ने से बचते हैं, कतराते हैं, चूंकि थोड़ा सिंपल नहीं, एक तरह से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है। सिंपल सब्जेक्ट रहा नहीं जाता। इसीलिए आजकल के युवा जो है इसको आना नहीं। अरे मैं स्वयं एज ए प्रोफेसर में हमारा अनुभूति है कि मैं थियरी पढ़ाता था और कठिन चीज थी। हमको हंसा करके, जैसे कोटेड दवा होती है, पिलाया जाता है, तो कुछ शेर शायरी करके बच्चों को कुछ अगल बगल की कहानियां सुना करके तब गंभीर चीज उनको हम परोसते थे। उसमें से भी कितने लोग पकड़ पाते थे, मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल। नहीं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे शिष्य आज IAS PCS हैं। तो इसका मतलब आपने उनकी उपलब्धि ऐसा प्रसाद दिया है जिसको ग्रहण करके वो उपलब्धि उनकी है, मेरी कुछ नहीं। उसमें एक निमित्त मात्र मेरी भूमिका है कि ठीक है, औपचारिक रूप से उनका मैं छात्र रहा, उस बच्चे का स्वयं का योगदान मैं मानता हूँ। उसके पास प्रकृति ने उसको प्रतिभा दे रखा है सर, प्रकृति उनको प्रतिभा दे रखी है और वो बेहतर किए हैं। हाँ, संकल्प शक्ति उनकी तगड़ी थी, साधना किए, साधना से कोई चीज मिलती है, तो उनके पास साधना थी। अर्थशास्त्र के अनुसार अपनी कमाई को कितने हिस्सों में बांटकर बिल्कुल उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और खर्च करना चाहिए। वो आप अब उसी में उत्तर खुदे दे गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है और अधिक आय कमाने के लिए जो व्यय करते हैं वो विनियोग कहलाता है। और उपभोग व्यय का मतलब होता है कि जो दैनिक जीवन में, जैसे कि यही मेज आप कुर्सी आप खरीद के घर में रखते हैं तो उपभोग व्यय हो गया, और वही कुर्सी दुकान के लिए खरीदे हैं तो विनियोग व्यय हो जाता है। 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड कीन्स को माना जाता है, बड़ा नाम जॉन मेनर्ड कीन्स। ही इज ए नोटेड इकोनॉमिस्ट, ही बिलोंग टू इंग्लैंड। 1946 में उनका बड़ा दूर तक वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने विचारधारा से प्रभावित किए हैं। अच्छा, तो उनका परंपरागत उनका मत है कि हम आय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। हाँ जी, ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव
और स्पेकुलेटिव मोटिव। इसका हिंदी में मैं कहूं तो लेन देन के लिए, जी, रोज रोज के लेन देन के लिए, जी, आपातकाल के लिए, आपातकाल, और सट्टेबाजी का मतलब होता है कि पुनः उससे और अधिक आय कमाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, उन्हीं के इस को उद्धृत करके मैं कह सकता हूं। ये 3 भागों में बराबर बांटते हैं कि ऐसा? नहीं, बराबर का कोई मतलब नहीं, बराबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका परसेंटेज है, मतलब सिर्फ ये है कि भाई आप जो भी आय कमाते होंगे, सामान्य एक ट्रेंड है जी, कि अरे भाई कुछ लोग तो ऐसे आय कमाते हैं कि उनका आय टोटल व्यय हो जाता है जी। यदि गौर से देखें तो बहुत से हाशिए पर पड़े लोग हैं, हाँ। उनकी तो आय इतनी नहीं है कि वो आपातकाल के लिए भी रख सके और फिर पैसे से और पैसा कमाने की व्यवस्था कर पाए। लेकिन एक समझ है कि आय को हम मुख्यतः 3 भागों में हमें रखना चाहिए। एक तो जो रोज के लेन देन है उसके लिए हमको जो खर्च करना है वो कितना करेंगे नहीं करेंगे तो आपके हिसाब पर निर्भर है, आपके पारिवारिक आवश्यकता पर निर्भर है। और कुछ पैसा आपातकाल के लिए भी रखना चाहिए। बीमारी है, कोई और संकट आ गया तो वो आपके काम आए जी। और यदि उससे बच जाता है जी, अब ये भी तो निर्भर है, हाँ। उससे बच जाता है तो आप सट्टेबाजी के उद्देश्य से, सट्टेबाजी के मतलब मान लीजिए कि यदि व्यवसायी आप हैं, आपके अंदर साहसिक हैं तो व्यवसाय खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, उतनी क्षमता नहीं है तो आय को आप शेयर में लगा देंगे, इक्विटी खरीद लेंगे, किसान विकास पत्र खरीद लेंगे। बड़े पैसे को आइडियल नहीं रखना चाहिए, पैसे से पैसे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आइडियल रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो ये मुख्यतः मैं समझता हूं कि अभी भी वो जो किन्स की कही हुई बात है बिल्कुल लागू होती है, हाँ बिल्कुल रेलिवेंट है। ऐसा यदि हम कर सकें तो सो फार सो गुड। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है। इससे हमें लगता है कि आज के लोगों को जिनको आय मतलब अर्थशास्त्र की थोड़ी भी समझ कम है, उनको इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं कोशिश किया हूं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बात बस यही जानना है, सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूं। अर्थशास्त्र की पढ़ाई के बाद हाँ युवा क्या क्या कैरियर बना सकते हैं इस क्षेत्र में? बिल्कुल, ये इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि उसको यूटिलाइज करना लोग जाने। हाँ। तो मैं तो पहले ही आपसे बताया था कि अर्थशास्त्र में हम तो एक सिस्टम कैसे रन करता है वो मूलतः पढ़ाते हैं। विकास के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, सारी माने एक सिस्टम की फंक्शनिंग की समझ आप रख। आजकल तो ये थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स से अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जमाना आ गया है जी। या इसी का एक ब्रांच का लीजिए एमबीए है जी, इसी का एक ब्रांच है एमबीए है। आप इस मार्केट में जो सामान है उसको मार्केटिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो कैसे उसको खूबसूरती से परोस करके दूसरों को बेच लेंगे, वहां व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। फिर भी यदि इकोनॉमिक्स का यदि आप स्कोप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इकोनॉमिस्ट रखे जाते हैं जी। आज भी यदि कोई अर्थशास्त्र, आज की वित्त मंत्री स्वयं सीतारमण जी अर्थशास्त्र की ही अध्येता है, उन्होंने स्वयं एमए किया है जेएनयू से। अच्छा। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए जी। और उनका बहुत बड़ा योगदान है 1990-91 में यदि आप ले लेंगे, जब अर्थव्यवस्था हमारी हो गई थी, बिल्कुल डिस्टर्ब होने जा रही थी। सोना चंद्रशेखर जी को गिरवी रखना पड़ा था और जो एक पुराना जो सोशलिस्ट पैटर्न था हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आ गई थी। तो उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी को जानबूझ करके वो वित्त मंत्री बनाए जी। तो वित्त मंत्री बनाए तो उस समय एलपीजी कहलाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक दौर चला जिसको स्वयं मनमोहन सिंह ने, और हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आई। तो यदि अर्थशास्त्र का ज्ञान हो तो इन्वेस्टिगेटिव सांख्यिकी अधिकारी लोग होते हैं, बेहतर करते हैं। आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी इट इज इक्विवेलेंट टू आईएएस। अच्छा, तो और क्या, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जिनके पास बेहतर नॉलेज होता है उस फील्ड में जाते हैं। अभी भी पोस्ट वगैरह निकलती रहती है। केजरीवाल वही थे? नहीं, वो तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अच्छा, रेवेन्यू सर्विस। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बिल्कुल आईएएस के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, अलग से पोस्ट निकलती है, बहुत टफ एग्जाम होता है। जो लड़के बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अर्थशास्त्र का उसमें जाते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र में पढ़ाई, बैंकिंग के क्षेत्र में जाइए, वहां आपके लिए कारगर है।
व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे तो यदि इसकी पृष्ठभूमि आपके पास है तो वहां भी आप बेहतर करेंगे। जी। तो और मैं तो यूं मानता हूं कि अब तो जैसे कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा फीचर भी देते हैं। जी। भारतीय अर्थव्यवस्था की जितनी कैरेक्टरिस्टिक है, जी, पॉपुलेशन को डील करते हैं कि पॉपुलेशन जनसंख्या के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है। जी। तमाम ब्रांचेज इसकी हैं, छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत शार्ट में संक्षेप में आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के लिए तमाम क्षेत्र हैं। आप ये भी कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें अर्थशास्त्र का बेसिक चीजें पूछी जाती है। इंफॉर्मेटिव चीजें तो कम से कम इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पूछी ही जाती है। अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ डिग्रियों का नाम बता देंगे, क्या क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए? नहीं, यदि प्रोफेसर बनना हो तब तो भाई आप पीएचडी करो, एमए करो, आप प्रोफेसर बन जाओ। जी। या सिंपल आप एमए करिए, बीएड कर लीजिए तो आप इंटर कॉलेज में अध्यापक बन जाइए। जी। इसकी बैकग्राउंड रखे हैं तो आप पीओ के एग्जाम देने जाएंगे, वहां बड़ा मददगार है। अच्छा। और भी तमाम, अब तो इतने एवेन्यूज हैं। जी। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है ना, वैसे वैसे अवसर के चैनल खुलते हैं। जी। तो मैं तो बल्कि यूं कहूं कि मैं खुद ही ऑब्सोलीट हूं, इतने अवसर खुल गए हैं कि बहुत से अवसरों का मैं नाम नहीं बता पा रहा। आपने जो भी समझाया वो एक गागर में सागर की तरह था, और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को इतना पसंद आया होगा कि ये उनको इतनी मतलब जागरूक करेगा और इतनी उनको नॉलेज और समझ आएगी अर्थशास्त्र की, जिसमें कुछ कहना नहीं है। और इन्हीं बातों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।